हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कुछ जो नियम हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में। तो कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें दो प्रकार की अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। क्रियाकारक अणुओं के बंधों का टूटना, दूसरा नए बंधु द्वारा उत्पाद अणु का बनना। तो किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में सबसे पहला जो पद होता है वो सहसंयोजक बंध का टूटना होता है, फिशन, उसका विखंडन होता है। तो और सहसंयोजक बंध का क्या मतलब हुआ कि दो परमाणुओं के मध्य साजेश के एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जनरल एग्जाम्पल है। ये C मतलब कार्बन है और ये दूसरा कोई एटम है। तो उसमें के बीच के जो साजे के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने डॉट से दर्शाया है। इसमें जब इनका विखंडन हो तो विखंडन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो समांश विखंडन और एक विषमांश विखंडन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समांश विखंडन का, जिसको कि हम होमोलाइटिक फिशन भी कहते हैं। समांश मतलब समान, जो साजे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साजे के इलेक्ट्रॉन समान रूप से विखंडित हो जाए तो उसे समांश विखंडन कहते हैं। तो जब विखंडन का विखंडन होता है तो जो साजे के इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन के पास चला गया तो उसे कार्बन फ्री रेडिकल कह देंगे, और जो कार्बन फ्री रेडिकल्स और दूसरा जो एटम है A, उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो मुक्त मूलक होते हैं, वो अति क्रियाशील होते हैं और कम स्थायी होते हैं। ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी जो संरचना होती है वो त्रिकोण समतल होती है, त्रिकोण समतलीय होती है। इनके बीच में जो त्रिकोण समतलीय होती है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कार्बन का फ्री रेडिकल की हम बात करें तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। और एक ऑर्बिटल जो है इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड होता है जो कि pz, जैसे मान लीजिए pz ऑर्बिटल है तो p का एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, बाकी तीन ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 120 डिग्री का इसमें बंध कोण होता है। अब देखिए कार्बन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है। तीन तो सिग्मा बंध, तीन इंटू दो मतलब 6 तो सिग्मा बंध के हो गए और एक ये फ्री रेडिकल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज बन गई। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज बन गई तो इसमें देखिए इसकी जो स्थायित्व होगा वो कैसे होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज को इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनता है उसको जो कम कर दे वो इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। दो प्रकार के कारक हैं, एक तो प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है। तो प्रेरणिक प्रभाव में यदि कार्बन परमाणु पर प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप या समूह आ जाए या जिसकी प्लस आई इफेक्ट रखने वाले समूह की संख्या कार्बन मुक्त मूलक के ऊपर बढ़ती जाए तो इसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में CH3 मुक्त मूलक है, मतलब मिथाइल मुक्त मूलक है, इथाइल मुक्त मूलक है, आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक है और तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक है। तो जैसे जैसे मिथाइल मतलब एल्किल ग्रुप की मात्रा बढ़ती जाती है या एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है तो जो कार्बन मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एल्किल समूह है, मिथाइल समूह है, उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो जिसके कारण कार्बन पर
कार्बन मुक्त मूलक पर जो न्यूनता है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है एल्किल ग्रुप का, इसलिए। नेक्स्ट कारक है हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको हम एक तरह से रेजोनेंस भी कहते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एथिल मुक्त मूलक। एथिल मुक्त मूलक में जो अति संयुग्मन के कारण उसमें 4 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे चारों प्रकार की अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे दिखा रखी है। इसमें देखिए, जो एथिल मुक्त मूलक है फर्स्ट अनुनादी संरचना में, तो सेकंड में देखिए जो मुक्त मूलक है वो कार्बन हाइड्रोजन का जो को सहसंयोजक बंध है उसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन जो है वो मुक्त मूलक के साथ में इसमें अनुनाद में रहता है। तो इस प्रकार से 4 संरचनाएं बनती हैं। यदि आइसोप्रोपेल मुक्त मूलक में 2 CH3 ग्रुप आ गए तो इसमें 7 प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, और टर्शी ब्यूटिल मुक्त मूलक में 3 CH3 ग्रुप हैं, इसलिए इसमें क्या है 9 बीटा हाइड्रोजन्स होते हैं, इसलिए इसमें 10 जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो मुक्त मूलक से होने वाली विक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शंस कहते हैं। और जो फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होती हैं, मतलब मुक्त मूलक जो विक्रियाएं होती हैं वो श्रृंखला विक्रिया कहलाती हैं, और ये उच्च ताप पर या उच्च ऊर्जा के रेडिएशन या मुक्त मूलक जनक, जैसे मान लो पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, तो उनकी उपस्थिति में ये विक्रियाएं संपन्न होती है, या ये जो मुक्त मूलक है वो बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है हमारा हेट्रोलिटिक फिशन, मतलब विस्मांस विखंडन। तो विस्मांस विखंडन में देखिए, जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में विक्रिया इस प्रकार से हो कि उसमें जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन और एक्स के बीच में, वो किसी एक के पास चला जाए, मतलब या तो एक्स के पास चला जाए या कार्बन के पास चला जाए। तो हम यहाँ पे इसके आधार पर विस्मांस विखंडन भी 2 प्रकार से हो सकता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएं और साझे के इलेक्ट्रॉन एक्स दूसरे एटम के पास चले जाएं। तो यहाँ पे ए है कि एक्स के पास चला गया, तो जो कार्बन पर क्या आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन बनता है तो इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोण समतलीय होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इसमें जो क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का ये स्पीसीज होती है, बाकी एक ऑर्बिटल pz इसमें खाली होता है। इसका जो स्थायित्व है उसमें टर्शरी तृतीयक या 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है CH3 कैटायन से। ठीक है। इसके भी 2 कारक हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव, और अति संयुग्मन प्रभाव या रेजोनेंस। तो ऐसे समूह जो कि प्लस आई इफेक्ट रखते हों, तो उस प्लस आई इफेक्ट के कारण जो कार्ब धनायन है उसके ऊपर, उस प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्ब धनायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए उसका स्थायित्व, उस कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मिथाइल, 1 डिग्री इथाइल, 2 डिग्री आइसोप्रोपिल और 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटिल। तो टर्शरी ब्यूटिल में देखिए 3 CH3 समूह होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसके कारण इसका स्थायित्व
बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन जो एटम है वो जो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रभाव है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। एथिल जो कार्बोकेटाइन है उसमें 4 संरचना बनती है, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन में 7 बनती हैं और टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में 10 बनती हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि एलिल कार्बोकेटाइन। तो एलिल कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस पाया जाता है। इसी प्रकार से बेंजिल कार्बोकेटाइन है, उसमें भी रेजोनेंस के कारण जो बेंजीन रिंग है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस होता है और ये स्टेबल होता है। इसी प्रकार से डाई बेंजिल कार्बोकेटाइन है, ट्राई बेंजिल कार्बोकेटाइन है। दूसरी कंडीशन है कि यदि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास आ जाए तो उस स्पीसीज़ को हम कार्बेनाइन कहते हैं। और इसकी संरचना जो होती है, देखिए इसकी संरचना जो होती है वो पिरामिड शेप की होती है, जैसे अमोनिया की होती है NH3 की, उस प्रकार से होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 sp3 हाइब्रिडाइज, तो इसमें दूसरे जो ग्रुप जुड़े रहते हैं और जो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इसमें इसका जो स्थायित्व होता है वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थी, मतलब कार्बोकेटाइन जिसमें बनता था, उसके विपरीत प्रभाव रखने वाले मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट रखने वाले जो समूह होते हैं उनकी वजह से इनका स्थायित्व कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए CH3 समूह है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो कार्बन आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण CH3 के कारण इसके स्थायित्व कम हो जाता है, इसलिए मेथिल जो कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो, जैसे कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें 3 प्रकार के कार्बन परमाणु की अवस्थाएं होती है। एक तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन। तो जो आयनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर कार्बोकेटाइन या एनायन बनता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का भी योगदान होता है। तो जो वो स्पीसीज़ जो कि निगेटिवली चार्ज हो या जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीसीज़ जो कि निगेटिवली चार्ज हो या जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कहाँ पर? होमो पर। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब हाई एनर्जी ऑर्बिटल में यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या निगेटिवली चार्ज हो, ऐसे स्पीसीज़ को हम न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। तो जनरली देखिए कॉमनली जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे NH3 मोलिक्यूल है, ठीक है, H2O मोलिक्यूल है। तो इन मोलिक्यूल्स में नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसे ही एल्कोहल है, ऐसे ही एमीन्स हैं, ठीक है। अदर एटम में जैसे ट्राई मिथाइल फॉस्फीन है या थायोफिनोल है या डाई मिथाइल सल्फाइड है, तो इनमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही एनाइंस हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, साइनाइड आयन है या SO3H माइनस आयन है। इस प्रकार से इनमें ये न्यूक्लियोफाइल है। इसी प्रकार से यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, जिसमें पाई बॉन्डिंग सिस्टम होता है, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर सकते हैं।
इसी प्रकार से न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज भी होती है जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब 2 एटम हो। एक एटम यदि हाइड्रोजन या कार्बन की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो उन एटम्स का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ऐसी स्पीसीज जो न्यूट्रल हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिनके पास में एम्प्टी मतलब रिक्त एटॉमिक ऑर्बिटल हो, या जिनके पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में हो, मतलब लूमो में लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो, तो ऐसी स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स भी कहते हैं। जैसे H3O मोलिक्यूल है, NO2 प्लस, ROH2 प्लस, C6H5 N2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस। और ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गए। और BF3 AlCl3 FeCl3 ZnCl2 SO2 CO2 ये हो गई एम्प्टी ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल रखने वाले स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो जनरली 4 प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं: एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।